प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्या पद्धति क्लास 9th के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संख्या पद्धति की मानव जीवन में भूमिका के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे मानव ने अपने लिए विभिन्न प्रकार की संख्याओं की पद्धतियों के बारे में विकास करता गया। पुराने समय में हम किन्हीं वस्तुओं को गिनने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते थे। आइए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पुराने समय में वस्तुओं को गिनने के लिए मनुष्य विभिन्न युक्तियों को अपनाता था। जैसे वो उंगलियों पर वस्तुओं को गिन सकता था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने भी अपने बचपन में वस्तुओं को गिनना सीखा था। इसी तरह से सबसे पहले उंगलियों पर प्रयोग करके भी उसने गिनना सीखा। लकड़ी आदि पर निशान लगाकर, जैसे हमने बचपन में ऐसे दीवारों पर भी निशान लगा लगा के हमने विभिन्न प्रकार के खेल खेले होंगे। इनको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। तो रस्सियों में गांठे बांधकर इस प्रकार से भी मनुष्य ने जो है गिनना सीखा। अब बात करते हैं, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मनुष्य विभिन्न प्रकार के चिन्हों को, संकेतों के द्वारा संख्याओं को व्यक्त करने लगा और वस्तुओं को गिनने के जो सिस्टम्स थे, पद्धतियाँ थीं, नई नई पद्धतियों का विकास किया उसने। आइए बात करते हैं अगली बात। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं भारतीय अरेबिक अंक प्रणाली के बारे में। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको ये जान लेना चाहिए कि इस प्रणाली को दाशमिक संख्यांकन पद्धति भी कहा जाता है। दाशमिक संख्यांकन पद्धति भी कहा जाता है। और इस प्रणाली की जो उत्पत्ति हुई थी वो हमारे भारत में हुई थी। इस प्रणाली में मात्र 10 संकेतों की सहायता से बड़ी संख्या को आसानी से लिखा जा सकता है। अब ये 10 संकेत क्या हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप जानते होंगे कि इन अंकों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिखा जाए, हम लिखना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर हम लिखना चाहते हैं 5675। तो 5675 इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी कि ये किस पद्धति के अनुसार हम लिख सकते हैं? दाशमिक संख्यांकन पद्धति के अंकों के अनुसार। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं धनपूर्ण संख्याएं या धनपूर्ण अंकों के बारे में। धनपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम गणना करते हैं, धनपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें धनपूर्णांक संख्याएं या गणन संख्याएं अथवा धनपूर्णांक कहते हैं। जैसे संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ये सभी क्या कहलाएंगे? हमारी धनपूर्णांक। धनपूर्णांक संख्याएं, इनको गणन संख्याएं भी कह सकते हैं। गणन संख्याएं यानी इन संख्याओं की सहायता से ही हम किसी वस्तुओं की गणना कर सकते हैं। ये बता दें कि इन्हीं अंकों की सबसे पहले खोज हुई थी
धन पूर्णांकों में सबसे पहली धन पूर्णांकों में सबसे पहली वह छोटी संख्या 1 होती है। नंबर 2, किसी भी धन पूर्णांक से आगे वाली संख्या निकालने के लिए हमें उसमें 1 जोड़ना पड़ता है। यदि n एक धन पूर्णांक है तब n से आगे की धन पूर्णांक संख्या यदि निकालनी होगी तो हम कर देंगे n+1। जैसे 5 से आगे का 5 से आगे की धन पूर्णांक संख्या क्या होगी? 5+1 यानी कि 6। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी आगे जो भी धन पूर्णांक संख्या हैं इसको हम अगर सेट के रूप में लिखें, समुच्चय के रूप में लिखें, तो इसको हम n से डिनोट करेंगे और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ... इस तरह से समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं धन पूर्णांकों का योग कैसे निकालेंगे। यदि a व b दो धन पूर्णांक हैं तब धन पूर्णांकों का योग कैसे निकालेंगे? दोनों पूर्णांक जो दिए हुए हैं उनको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि दो पूर्णांक यानी दो धन पूर्णांक a और b हैं तब इनका योग a प्लस b भी एक धन पूर्णांक होगा। उदाहरण कैसे? 4 और 5 दो धन पूर्णांक दिए हुए हैं, मान लिया धन पूर्णांक हैं, तब इन पूर्णांकों का योग निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 4 + 5 = 9। तो देखिए ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं। दो धन पूर्णांकों का योग एक धन पूर्णांक ही आएगा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं। यदि a b c d ये ... आगे भी धन पूर्णांक हैं
दो धन पूर्णांकों की बात हो ए और बी की, यानी दो धन पूर्णांक दिए हुए उनका योगफल निकालना हो तो ए प्लस बी हम डायरेक्ट कर देते हैं और उसका साइन देखकर हम पता कर लें धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है। तो इसी तरह से यदि ए बी सी डी यानी दो से अधिक धन पूर्णांक दिए हों तब हम उनको योगफल कैसे निकालेंगे और उनके नियम क्या होंगे ये चीज़ हम देख लेते हैं। ए बी सी डी धन पूर्णांक हैं तब योगफल के नियम इस प्रकार हैं। अब बात कर लेते हैं धन पूर्णांक एक से अधिक दिए हों तब उनके लिए योगफल के क्या नियम होंगे। चलिए अब बात करते हैं धन पूर्णांकों के योगफल के लिए संवर्ग नियम क्या कहता है। यदि दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो योगफल भी एक धन पूर्णांक होगा। तो हमारा संवर्ग नियम क्या कहता है इसे क्लोजर लॉ भी कहते हैं। यदि दो धन पूर्णांकों का योग किया जाए तो योगफल भी एक धन पूर्णांक होगा। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे 6 + 5 इक्वल, ये दो धन पूर्णांक हैं 6 और 5, इनको जोड़ दिया गया तो आ गया हमारा 11। तो ये भी हमारा कैसा है, धन पूर्णांक है। ये दो धन पूर्णांक लिए हमने इनको जब जोड़ा तो ये भी एक धन पूर्णांक निकल के आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं संवर्ग नियम हमारा क्या कहता है कि यदि दो धन पूर्णांक को जोड़ा जाए तो योगफल भी एक धन पूर्णांक होगा। अब इसी तरह से 8 + 9 कर लिया जाए, ये दो धन पूर्णांक हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 17। तो ये भी एक धन पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर है। यानी दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम ऐड करेंगे तो जो हमारा परिणाम होगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं हम योग के क्रम विनिमय नियम की। इसको अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। अब बात करते हैं यदि ए और बी दो धन पूर्णांक हैं तब इनको किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान ही आएगा या आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको क्रम बदल कर जोड़ेंगे तो भी उनका परिणाम समान ही रहेगा। जैसे a + b, a को पहले स्थान पर रख लिया, b को दूसरे स्थान पर। यदि इसको हम b को पहले स्थान पर रख लें और a को दूसरे स्थान पर रख लें तो भी ये दोनों बराबर रहेंगे। तो ये हमारा कहता है क्रम विनिमय नियम। यानी 2 + 5 = 5 + 2 कर लें तो भी इसका आंसर 7 ही आएगा। तो इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय
नियम। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं साहचर्य नियम की। धन पूर्णांकों के योग के साहचर्य नियम की बात करते हैं। इसको हम एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। माना ए बी सी 3 धन पूर्णांक हैं, तब साहचर्य नियम क्या कहता है? साहचर्य नियम यह कहता है कि यदि 3 धन पूर्णांक हैं, 2 धन पूर्णांकों को जोड़कर यदि तीसरे धन पूर्णांक में जोड़ दिया जाए या पहले पूर्णांक में अंतिम 2 पूर्णांकों को जोड़ दिया जाए तो भी हमारा परिणाम समान रहेगा। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है। जैसे 3 पूर्णांक ले लीजिए, 5, 6, 7 हैं। मान लिया 3 पूर्णांक 5, 6, 7 हैं। तो ए के स्थान पर हमारा हो गया ये, बी के स्थान पर मान लीजिए ये, और सी के स्थान पर मान लीजिए ये। तो हमारा LHS लेके देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? a + b + c इक्वल a + b, यानी 5 + 6 + 7। तो ये हो जाएगा 11 + 7 इक्वल ये आ गया हमारा 18। अब RHS ले लेते हैं। RHS क्या है हमारा? a + b b + c इक्वल a कितना हमारा 5 प्लस b कितना हमारा 6 + 7, यानी 5 + 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, और इसको जोड़ेंगे तो 18। तो देखिए LHS इक्वल RHS। इसलिए हम कह सकते हैं कि a + b + c इक्वल a + कोष्ठक b + c, यानी कि एसोसिएटिव लॉ, यानी धन पूर्णांकों का योग का साहचर्य नियम कहता है कि प्रथम 2 पूर्णांकों को जोड़कर तीसरे में जोड़ दिया जाए या अंतिम 2 पूर्णांकों को जोड़कर पहले में जोड़ दिया जाए तो भी परिणाम समान होंगे। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है। हमने उदाहरण के तौर पर भी देख लिया, ये भी हमने उदाहरण लिया था। इसको जब हमने निकाला, इसको भी निकाला, दोनों का समान उत्तर निकल के आ गया, यानी हमारा साहचर्य नियम यहाँ पर पालन करता है। ये जो हमारे 3 पूर्णांक दिए हैं वो साहचर्य नियम का पालन करते हैं। अब आइए बात करते हैं आगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं धन पूर्णांकों का गुणा कैसे निकालते हैं। माना 2 धन पूर्णांक A व B हैं, तब धन पूर्णांकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? A × B। इसको हम AB भी लिख सकते हैं, यानी A, B धन पूर्णांक हैं, तब इनका गुणनफल भी एक धन पूर्णांक होगा। तो n यहाँ पर समुच्चय है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... आगे तक ये धन पूर्णांकों का समुच्चय है, यानी A और B धन पूर्णांक हैं, तो A × B भी धन पूर्णांक होगा। तो अब धन पूर्णांकों का गुणा के भी नियम हैं, जैसे योगफल के 3 नियम थे, ऐसे इसमें भी है। तो सबसे पहले जो नियम है उसका हम बात कर लेते हैं, समवरक नियम की। अब बात करते हैं गुणा के समवरक नियम की।
दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी धन पूर्णांक होता है। ये समवर्ग नियम कहता है। धन पूर्णांकों के गुणा के लिए समवर्ग नियम कहता है दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी धन पूर्णांक होता है। अब जैसे धन पूर्णांकों का समुच्चय हम मान लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या आगे जो भी संख्याएं चल रही हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी धन पूर्णांक होता है। तो मान लीजिए दो धन पूर्णांक a और b हैं, ये धन पूर्णांक हैं, का गुणनफल निकालेंगे, हो जाएगा a गुणा b, इसको a b भी लिख लें जैसा ऊपर बताया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए कि a और b बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स, तब a गुणा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। कुल मिला के यह कह सकते हैं कि यहाँ से यदि a = 5 b = 6 दिया हुआ है, दो धन पूर्णांक ले लिए हमने। अब यहाँ पर a गुणा b निकालेंगे, 5 × 6 हो जाएगा यानी 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस 30 को देखा जाए कि 1, 2, 3, 4 ये आगे चल रहा है तो यहाँ 30 भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि a और b दो धन पूर्णांक का गुणनफल भी धन पूर्णांक ही होता है। तो ये हमारा समवर्ग नियम कहता है। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ले लें, छोटी संख्या ले लें, 1 और 2 दो पूर्णांक हैं, तब इनका गुणनफल निकालेंगे तो 1 गुणा 2 हो जाएगा यानी 2। अब देखना 2 भी धन पूर्णांक है, तो कहने का मतलब है कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी धन पूर्णांक ही होगा। तो ये हमारा समवर्ग नियम कहता है। आइए अब बात करते हैं दूसरे नियम की। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं धन पूर्णांकों के गुणा के क्रम विनिमय नियम की। यदि a व b दो धन पूर्णांक हैं, तब गुणनफल भी धन पूर्णांक होगा। यदि a और b दो धन पूर्णांक हैं तब गुणनफल भी धन पूर्णांक होगा, चाहे धन पूर्णांकों का क्रम बदलकर गुणा किया जाए, यानी कि a गुणा b इक्वल b गुणा a, यानी a गुणा b यानी पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का गुणा कर दें या दूसरे पूर्णांक में पहले पूर्णांक का गुणा कर लें तो भी उनका परिणाम सेम ही रहेगा। जैसे 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 कर लें तो भी इसका उत्तर 6 ही रहेगा, या 4 गुणा 5 कर लें या 5 गुणा 4 कर लें फिर भी इसका उत्तर 20 ही रहेगा।